जी अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम। हमारी आज की वीडियो जो है उसके अंदर मैं कुछ चीज़ें बेसिक है जो डिस्कस करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू द कम्युनिटी फार्मेसी। जब हम विज़िट करते हैं किसी रिटेल सेटअप को, कम्युनिटी फार्मेसी को, तो वहाँ पे कुछ इश्यूज़ हम फेस करते हैं। उनमें से एक इशू हम ये देखते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट नहीं है, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड पर्सन नहीं है। अगर हम मेडिकल स्टोर और फार्मेसी को देखें तो वहाँ पे क्वालिफाइड के ना होने की वजह से कुछ इश्यूज आते हैं। और ये जो अवेलेबिलिटी ना होने क्वालिफाइड की, इसकी वजह से सिर्फ फार्मेसी को इटसेल्फ इश्यूज़ नहीं आती, वो क्वालिफाइड पर्सन जिसने अपनी कैटेगरी दी हुई है, जिसके नाम पे लाइसेंसिंग हुई है, उसको भी इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। मैं कुछ एग्जांपल्स कोट करूँगा, कुछ सिनेरियोज आपके साथ डिस्कस करूँगा ताकि आपको पता चले कि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है। क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिस्ट्रिक्ट का एक क्वालिफाइड पर्सन है, फार्मासिस्ट है, वो किसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाइसेंसिंग करवा लेता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक फार्मेसी को एक फार्मासिस्ट चाहिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइसेंसिंग, लेकिन ये नहीं चाहिए कि वो वहाँ पे काम करे। ऑब्वियसली जब उसको वो काम के लिए रखेगा तो उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसी तरह से फार्मासिस्ट भी ये कहता है कि अच्छा मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, तो मुझे बैठे बैठे 3.5 लाख 4 लाख 2 साल का अगर मिल रहा है, या मुझे पर मंथ 15 से 18 20 हज़ार मिल रहे हैं, तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, मैं साथ कुछ और काम कर लेता हूँ। लेकिन इसमें जब कोई फंसता है तो बहुत बुरा फंसता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक डिस्ट्रिक्ट के फार्मासिस्ट ने किसी और डिस्ट्रिक्ट में अपनी कैटेगरी रेंट आउट कर दी। अब जब रेंट आउट कर दी तो वहाँ पे कोई भी टीम, कोई भी ड्रग स्क्वाड के मेंबर, कोई ड्रग इंस्पेक्टर, प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर्स, या कोई भी ऐसी टीम जो है वहाँ पे जब रेड करती है, जब चेकिंग करती है, वहाँ पे मिलती है कॉन्ट्रावेंशन। और कॉन्ट्रावेंशन वहाँ पे मिलेंगी क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो फार्मासिस्ट काम नहीं कर रहे थे, कॉन्ट्रावेंशन तो वहाँ पे होंगी। कॉन्ट्रावेंशन की डिफरेंट नेचर हो सकती है, कुछ माइनर कॉन्ट्रावेंशन हो सकती हैं, कुछ मेजर कॉन्ट्रावेंशन हो सकती हैं। माइनर कॉन्ट्रावेंशन के अंदर क्या होता है कि आप छोटी मोटी गलतियाँ कर रहे हैं जो अगेंस्ट द ड्रग एक्ट है। मेजर कॉन्ट्रवेंशन के अंदर है कि जो बड़ी गलतियाँ हो रही हैं जो अगेंस्ट द ड्रग एक्ट है 1976 जो डिफाइंड है। और उसमें क्या हो सकता है कि एक्सपायरी आपके वहाँ से मिल रही है, या फिर आप सेलिंग, स्टॉकिंग या एग्जिबिटिंग फॉर सेल ऑफ अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स, या कोई ऐसी जिनकी एनलिस्टमेंट नहीं हुई हुई ड्रैप से, जिनका फॉर्म 6 नहीं है, फॉर्म 7 नहीं है, जिनके ऊपर FIR केसेस जो है वो इनिशिएट किए जा सकते हैं, इस नेचर की ड्रग्स। या फिर वहाँ पे नारकोटिक्स कंट्रोल आइटम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं विदाउट एनी चेक इन बैलेंस एंड सेल परचेज रिकॉर्ड। तो इसके अंदर जो क्वालिफाइड पर्सन होता है वो ज़िम्मेदार होता है। क्यों? क्योंकि जब क्वालिफाइड फार्मासिस्ट जो है, जो क्वालिफाइड पर्सन है, वो जब अपनी कैटेगरी देता है तो लाइसेंसिंग के लिए एक प्री रेक्विजिट होती है जिसमें वो अपना एफिडेविट सबमिट करता है। ठीक है। अब जब एफिडेविट सबमिट करता है तो उस एफिडेविट के ऊपर लिखा होता है कि वो पर्सनली सुपरवाइज करेगा ड्रग्स की सेल परचेज को, इस फॉर एग्जांपल जो भी ABC प्रेमिसेस है उसमें। जब वो एफिडेविट देता है तो लीगली बाउंड हो जाता है, उसके नाम पे लाइसेंसिंग होती है, वो उसकी सुपरविजन करता है, उसके चेक एंड बैलेंस का जिम्मेदार होता है। और अगर वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है, किसी और सूबे का है, तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। और जब नहीं प्रेजेंट और उसकी एब्सेंस के अंदर उसके नाम के ऊपर जारी शुदा लाइसेंस के ऊपर कोई भी अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट बिक रही है, कोई ऐसी गैर कानूनी चीज़ हो रही है जो मेजर कॉन्ट्रावेंशंस के अंदर आती है, माइनर कॉन्ट्रावेंशंस होती हैं, और उसके ऊपर जब कार्रवाई अमल में लाई जाती है तो ये केस इनिशिएट होता है, चालान होता है, सील होता है, और उसमें कॉन्ट्रावेंशंस को लिखा जाता है। ये जो कॉन्ट्रवेंशंस होती हैं इसके चालान को डिस्कस किया जाता है डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में। उसके बाद इसके ऊपर फर्दर प्रोसीडिंग्स होती हैं, आइदर इसको प्रोसिक्यूट किया जाता है, या फिर अगर माइनर कॉन्ट्रवेंशन हो तो वार्निंग लेटर्स दिए जाते हैं। अगर वो प्रोसिक्यूट होता है तो इस केस को आगे भेजा जाता है रिस्पेक्टिव एरिया की ड्रग कोर्ट में। फॉर एग्जांपल हमारी लाहौर की है तो लाहौर ड्रग कोर्ट है। अब एक और डिस्ट्रिक्ट में केस सिनेरियो ये है कि और डिस्ट्रिक्ट में बैठा फार्मासिस्ट कहीं पे लाइसेंसिंग करवाई किसी और डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे होगी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रावेंशन, अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हो रही हैं सेल, और फार्मासिस्ट को पता नहीं क्योंकि वो घर बैठा हुआ है और उसके नाम पे सब कुछ चल रहा है। तो उसके ऊपर केस को इनिशिएट किया गया, परमिशन फॉर FIR मांगी गई बोर्ड से, बोर्ड ने परमिशन दे दी। तो क्वालिफाइड और प्रोपराइटर जो कि जिनके नाम पे लाइसेंसिंग उनके खिलाफ लॉन्च की जाती है FIR, और फिर पुलिस भी हरकत में आती है।
इन्वेस्टिगेशन केस की कंप्लीट की जाती है और ड्रग कोर्ट के अंदर लॉन्च कर दिया जाता है केस को। फिर ड्रग कोर्ट के अंदर जब बुलाया जाता है प्रोपराइटर को और क्वालिफाइड पर्सन को, तो वहाँ पे फिर पूरी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, पूरा ट्रायल है वो चलता है। ट्रायल के अंदर अगर वो गुनाहगार पाया जाता है, ऑब्वियसली अगर एक क्वालिफाइड पर्सन प्रेजेंट नहीं है तो वो गुनाहगार उसमें पाया जाएगा, साबित होगा। जब साबित होगा तो उसको क्या होगी, सज़ा। जो आपने पढ़ी होंगी पेनल्टीज़ एंड प्रोहिबिशंस में, आपने डिटेल में ये चीज़ें पढ़ी हैं। पेनल्टीज़ जो है इसमें आपको फ़ाइन भी हो सकता है, आपको कैद भी हो सकती है, और ये नेचर ऑफ कॉन्ट्रवेंशन पे डिपेंड करता है। तो ये एक केस सिनेरियो इस तरह का। इसी तरह से मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि फ़ीमेल्स जो होती हैं क्वालिफाइड पर्सन, वो इस बारे में बहुत मोहतात हो जाएं। क्यों? क्योंकि फ़ीमेल जो हैं वो अपनी कैटेगरी रेंट आउट कर रही हैं, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें हमारे सामने भी आती हैं कि फ़ीमेल्स वहाँ पे बिल्कुल मौजूद नहीं हैं, और जो फार्मेसी ऑनर्स हैं वो ऐसी कॉन्ट्रवेंशंस में कई बार इन्वॉल्व पाए जाते हैं, और जब चालान होता है तो उसमें ऑब्वियसली एक्यूज्ड के नाम लिखे जाते हैं, जो मुजरिम होते हैं, जिन पे इल्ज़ाम होता है, मुलजिम, ये सब लिखा रहता है उसमें कि ये नाम है प्रॉपराइटर का, ये है क्वालिफाइड का नाम, और प्रॉपराइटर वहाँ पे प्रेजेंट था, क्वालिफाइड एब्सेंट थी। तो पहली चीज़ तो यहीं पे आ रही थी कि क्वालिफाइड फ़ीमेल थी, वो एब्सेंट थी, वो अपने काम पे नहीं थी। जब सेल परचेज रिकॉर्ड चेक किया गया वो प्रॉपर नहीं था, सेलिंग, स्टॉकिंग और एग्जिबिटिंग फॉर सेल ऑफ नारकोटिक्स हो रही थी, वो वहाँ पे फार्मासिस्ट प्रेजेंट नहीं थी। फिर उसके बाद अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स या ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिनसी कुव्वत की मेडिसिन होती हैं, बैंड मेडिसिन होती हैं जो ड्रैप से बैंड हैं, उसके बाद ऐसी हैं जिनकी एनलिस्टमेंट नहीं हुई हुई, या ऐसी मेडिसिन जो स्मगल होके आ रही हैं बाकी मुल्कों से। तो इस तरह की अगर कोई रिकवर होती है तो उस पर कौन होगा, जो एक्यूज होगा, वो प्रॉपराइटर भी होगा, वो फार्मासिस्ट भी होगा जिसके नाम पे लाइसेंसिंग हुई है। तो एक फ़ीमेल जो घर बैठे कैटेगरी के पैसे ले रही थी, जब वो इस चीज़ के अंदर मुजरिम पाई जाएगी, उसके ख़िलाफ़ होगा, तो वो ये वाला स्टांस नहीं ले सकती। और कोई फार्मासिस्ट भी है वो ये स्टांस नहीं ले सकता कि मैं फ़ीमेल हूँ या मैं तो यहाँ पे थी ही नहीं तो ये कॉन्ट्रवेंशन हुई है। आप नहीं थी या नहीं थे, इसी वजह से कॉन्ट्रवेंशन हुई है, क्योंकि आपका काम था वहाँ पे मौजूद होना और आपका काम था वहाँ पे सुपरवाइज़ करना। तो इसलिए आप अपने आप को भी इस हजीमत से बचाएं कि आप अपनी कैटेगरी को जो रेंट आउट कर रहे हैं उस कैटेगरी को रेंट आउट ना करें। और ये जो केस सिनेरियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसकी नेचर वेरी करती है कम से ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए फिर आपको बुलाया रहता है अदालतों में, आपको अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। और अभी रिसेंटली हमारे ड्रग कोर्ट की तरफ से सज़ा दी गई है क्वालिफाइड पर्सन को भी। तो ये जो है बहुत एक सीरियस इशू है, और जो एक्टिवली काम हो रहा है फील्ड के अंदर, उसके अंदर चलान्स और सील किए जा रहे हैं एब्सेंस ऑफ क्वालिफाइड के ऊपर भी। और उसमें सारा कुछ देखा जाता है कि आपके सेल परचेज रिकॉर्ड है वो मेंटेन नहीं है, तो आप अपना जो भी वहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन है वो अपने SOPs बनाएं इन हाउस, और अपने सेल परचेज रिकॉर्ड को मेंटेन करें। 2 या 3 बार दिन के अंदर अपने टाइम सेट करें कि जब आपने पूरे दिन के सेल परचेज रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। साथ ही साथ आप इसको ऑटोमेटिक जो आपकी टैगिंग की होती है आपने सॉफ्टवेयर में, उससे भी आप अपना जो पूरी सेल है उसको निकाल सकते हैं कंट्रोल के, और उसको मैनुअली साइन करके अपने रिकॉर्ड के अंदर, फाइल के अंदर लगा सकते हैं डे टू डे बेसिस के ऊपर। और बाकी जो आपकी एक्सपायरी की है उसकी कॉन्ट्रवेंशन से आप बच सकते हैं। आपकी एक्सपायरी और उसका ऑडिट जो है वो ज़रूर करें। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है उसको मेंटेन करें। कोल्ड चेन जो है उसको मेंटेन करें। आपकी कोई भी मेडिसिन जो है वो अगर रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पे मेंटेन होनी है तो उसको उस टेम्परेचर पे इंश्योर करें कि वो मेंटेन कर रहे हैं। कोई जो मेडिसिन जो है आपकी जो 25, 26, 27 पे मेंटेन होनी है उसको फिर उस टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन करें। आपकी जो क्लीनिनेस है, हाइजीन है, उसका ख्याल रखें। आपका जो बोर्ड है, नेम बोर्ड्स जो हैं, जैसे वाइट लिखा हो फार्मेसी अगेंस्ट जो ग्रीन बैकग्राउंड है वो वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, ठीक है। ये वो सारी प्री रिक्विजिट्स हैं जो कंडीशंस ऑफ लाइसेंसिंग है, जिसको देख के, जिसको आप अपलोड भी करते हैं पोर्टल के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये डे टू डे छोटे से बड़ा इशू जो है उस क्वालिफाइड पर्सन ने अपनी सुपरविजन के अंडर सॉल्व करना है। अगर आप वहाँ पे नहीं होते, ये आपकी गलती है। तो इसमें कोई मेल और फीमेल नहीं, इसमें यह है कि आप कोशिश करें कि अपनी कैटेगरी को रेंट आउट ना करें। कोशिश करें कि आप बाइकआउट करें कैटेगरी रेंटिंग का। एक मिल के अहद कर लें कि आप कोशिश करें कि आप इस थोड़े से पैसों के लिए सेटल ना हो, ठीक है। और आपको अगर 15-18 हज़ार पर मंथ मिल रहा है और आप कहीं और जॉब कर रहे हैं तो इससे क्या क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है
कि एक जो फार्मेसी वाला है वो किसी और बंदे की फुल फ्लेज सर्विसेज हायर नहीं करेगा, ठीक है। वो किसी को नौकरी पे नहीं रखेगा जब उसको कहीं और से कैटेगरी मिल रही है, ठीक है। तो वो ये कहेगा कि मैं ये आप थोड़े से पैसों पे कैटेगरी मिल रही है, मुझे पूरी फार्मासिस्ट को रखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपना काम इस तरह से करेगा, ठीक है। और फिर जिसने कैटेगरी दी है वो भी फंसेगा बाद में, और उसको भी मुश्किलात का सामना आएगा, और फिर वो इधर उधर भागेगा, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि आप अपनी चीज़ों को सही करें, कैटेगरी को रेंट आउट ना करें, जो लोग कैटेगरी रेंटिंग में इन्वॉल्व है उनको डिस्करेज करें, जो माफिया या मिडल मैन इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको हाईलाइट करें, उनको डिपार्टमेंट के साथ शेयर करें। आपके पास चीफ ड्रग कंट्रोलर जो हैं उनके ऑफिस का एड्रेस है, कोई इशू होता है, कोई कंप्लेंट होती है, आप उनसे रब्ता करें। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग्स कंट्रोल पंजाब जो है वो बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, पूरे के पूरे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स है वो बड़ा पैशनेटली काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। सिर्फ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है कि अपने एरिया के ड्रग इंस्पेक्टर से कनेक्ट हों और अपनी जो भी कंप्लेंट्स होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, उनके सामने लेके आएँ, ताकि वो बेस्ट पॉसिबल मैनर के अंदर उसको एड्रेस करें। अगर प्रॉपराइटर को क्वालिफाइड को प्रॉपराइटर से कोई प्रीमिसेस रिलेटेड कंप्लेंट है, कोई ब्लैकमेल करता है, कुछ इशू होता है, तो वो चीज़ एड्रेस की जा सके। तो ये एक केस सिनेरियो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसकी मदद से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आप ना चाह के भी किस तरह से फंस जाते हैं। तो अगली वीडियो के अंदर हम अगले केस सिनेरियोज़ को भी डिस्कस करेंगे, और हम ऐसे केसेस को डिस्कस करेंगे कि जो शायद आपको इल्म ना हो, आपको पता ना हो। उसमें वारंटी इनवॉइस का इशू आ सकता है, एक्सपायरी का इशू आ सकता है, उसके अंदर आपने एक्सपायरी को मैनेज किस तरह से करना है, आपने इंटीमेट किस तरह से करना है कंपनीज़ को, आपके पास क्या एविडेंस होने चाहिए। इस तरह की वीडियोज़ के साथ डिफरेंट मैं शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम। और मैं चाहता हूँ कि जो पंजाब की फार्मेसीज़ हैं या जो भी बिज़नेस जिन्होंने बड़े पैशनेटली अपना खून पसीने की कमाई डाल के इन्वेस्ट किया है, वो इसको एज एन एग्जाम्पल लेके चलें और वो बनाएं, और उनको अप्रिशिएट किया जाए हर प्लेटफॉर्म पे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है आप पूछ सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं, और आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।